सतीशनगर गांव में पीतांबर सेठ अपनी पत्नी बिमला और दो बेटियों आस्था और शारदा के साथ रहता था। उनका परिवार एक खुशहाल मध्यम वर्गीय परिवार था। पीतांबर की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे घर का खर्च चलता था, लेकिन हाल ही में गांव के कुछ गुंडों की वसूली के कारण वो बहुत चिंतित थे। इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दोपहर में घर पर खाना खाने भी नहीं आए। सब ठीक तो है? हाँ, क्या कहूँ, जब मन में शांति न हो तो भूख भी मर जाती है। आजकल कुछ चिंता में डूबा हुआ हूँ। क्या हुआ? किस बात की चिंता कर रहे हो? बात यह है कि गांव में पिछले कुछ दिनों से वसूली करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर चंदा देने से मना करो तो हाथ उठा लेते हैं। अब मजबूरी में फिर देना पड़ता है, क्या करें? तो तुम सब दुकानदार मिलकर पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? अरे आजकल पैसे से सब बिक जाते हैं, सब पैसे के लालची हैं। वो चालाक गुंडे पुलिस को भी खरीद चुके हैं। ये कैसा नया संकट आ गया? हम तो अपने तरीके से दुकान चलाकर शांति से जी रहे थे, अब फिर नई मुसीबत सिर पर। अब जो कमाते हैं उसका आधा गुंडे ले जाते हैं। ऐसे में कैसे घर चलेगा? पैसों की चिंता मुझे नहीं है, पर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अब मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जिस तरह से गांव में अन्याय बढ़ रहा है, कुछ ही दिनों में शरीफ लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर हालात और बिगड़ गए तो शायद गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। गांव में बढ़ती अराजकता ने पीतांबर और बिमला को अपने भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया। आस्था और शारदा दोनों पढ़ाई में होशियार और संस्कारी थीं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और घर के कामों में भी निपुण थीं। उनके लिए उनके माता पिता ही सब कुछ थे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ से पता चला कि पापा गांव छोड़ने का सोच रहे हैं। क्या कह रही है तू? लेकिन क्यों? हम तो बचपन से ही इसी गांव में हैं। यहाँ से क्यों जाएं? तू तो दिन भर अपने में मस्त रहती है। आसपास क्या हो रहा है, कुछ खबर भी है? ज्ञान मत दे, सीधे बता क्या हुआ है। पापा को दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। गांव के गुंडे वसूली करने लगे हैं। हर दिन पैसे मांगते हैं और मना करने पर मारपीट करते हैं। पापा और बाकी दुकानदार सब तंग आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गांव ही छोड़ दें। ये तो इस बात का हल नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अगर पापा ने फैसला ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी बात काटने की हिम्मत तो है नहीं। हमारी पढ़ाई, सारे कामकाज, सब कुछ इसी गांव में है। यही हमारे अपने लोग हैं। हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे तेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। पापा जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए ही करेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हर बार माँ बाप जो कहें वही सही नहीं होता। कभी तो सोच कि उनका फैसला कितना सही है। मुझे अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा है। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। पर गांव छोड़कर क्यों जाना? मैं नहीं जाऊंगी। मेरे साथ रोना धोना मत कर। हिम्मत है तो जाकर पापा से कह दे। गांव छोड़ने की बात पर दोनों बहनों में झगड़ा बढ़ता गया। गांव के जिन गुंडों ने वसूली शुरू की थी, उनमें से सबसे बदनाम था मुरली। अपने पिता की राजनीतिक ताकत के बल पर वो पूरे गांव में आतंक मचाता फिरता, हर किसी को धमकाता। अरे सुन सुन सुन, ये बता, तू हरिपद मास्टर की बेटी है ना? हाँ काका, आप मेरे पापा को जानते हो? अरे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बता, वो दिखते नहीं आजकल, कहाँ है? पापा व्यापार के सिलसिले में शहर गए हैं। अगले हफ्ते लौटेंगे। अरे 4 महीने हो गए दुकान खोले, अब तक ठीक से चंदा नहीं दिया और ऊपर से शहर चले गए हैं? आप क्या कह रहे हो? मैं तो कुछ समझी ही नहीं। हाँ, तुझे समझने की जरूरत नहीं है बेटा। बस ये कहना कि जब तुम्हारे पापा आए तो उनसे कहना बेटा कि मुरली काका से मिलने को आ जाएं, बस। ठीक है काका,
पापा के आते ही कह दूंगी। और हाँ, ये भी बता देना, अगर चालाकी की और मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं घर आ जाऊंगा, और मैं घर आया तो घर जला दूंगा। मैंने तो सोचा था आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है आप बहुत ही बुरे हो। आले 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 छोटे बच्चे, तू मुझको बुरा कह रही है? रुक जा, अभी तुझको सबक सिखाता हूँ मैं। तेरी तो... ये आप क्या कर रहे हो? अरे तू कौन है अब? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके अंदर इंसानियत बची है? एक बच्ची को चाकू दिखा रहे हो? अरे ज्यादा बोलो मत, मैं कुछ कर बैठूं उससे पहले ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। अरे जाओ। अगर आस्था समय पर नहीं आती तो शायद मुरली बिंदु को नुकसान पहुंचा देता। आस्था बिंदु को लेकर वहां से चली गई। बिमला को हमेशा आस्था और शारदा की चिंता लगी रहती। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा उन्हें सतर्क रहने को कहती। जब उसे मुरली के साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो वो गुस्से में सड़क पर ही फट पड़ी। क्या जरूरत थी मुरली से बात करने की? क्या तुम लोग उसे जानती हो? पूरे गांव में उसके बाप की ताकत है, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। वो एक बच्ची को चाकू दिखाकर डरा रहा था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो शायद उसे मार भी देता। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं बीच में क्यों गई? दूसरों की जान तभी बचानी चाहिए जब अपनी जान सुरक्षित हो। मुरली एक बहुत ही खराब लड़का है। गांव के बड़े से बड़े लोग भी उससे डरते हैं। जो लोग डरते हैं उन्हीं को और ज्यादा डराया जाता है माँ। हो सकता है कि उसके पास ताकत हो, उसके पिता का रसूख हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करता फिरे और कोई कुछ बोले नहीं। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर मुरली से झगड़ा करते सुना तो अंजाम बुरा होगा। जिंदगी भर डरते डरते ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। अब गांव छोड़कर भागने की सोच रहे हो? एक थप्पड़ मारूंगी, गाल लाल हो जाएगा। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? अब हमसे ऊंची आवाज में बात करोगी? माँ, बुरा मत मानो, लेकिन शारदा ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम लोग हमेशा डरते आए हो, इसी वजह से लोग तुम्हें और डराते हैं। अभी तो सिर पर माँ बाप का साया है, इसलिए ये सब बातें इतनी आसानी से कह रही हो। अगर हम ना होते तो दुनिया की बेरहमी समझ में आती। इसी बेरहम दुनिया में हिम्मत से लड़ना पड़ता है, डर से नहीं। खैर, अब कुछ और कहना बेकार है। मुरली के साथ उसका साथी था पराश। वो हमेशा मुरली के साथ मिलकर गांव में अपनी ताकत दिखाता था और लोगों को डराता था। मुरली के करीब होने के कारण लोग उससे खौफ खाते थे। अरे क्या कहूँ, इस हफ्ते मैं बाजार नहीं जा सका। अच्छा ये बता, तुझ पर जो हफ्ता वसूली का जिम्मा छोड़ा था, ठीक से किया कि नहीं किया? ओहो, जब मैं हूँ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत है क्या है? मैं सब इंतजाम कर चुका हूँ, बस एक छोटी सी परेशानी है। अरे अब क्या परेशानी है? क्या हो गया? अब बात यह है कि बाजार में कुछ दुकानदार हैं जो नाटक करते हैं पैसा देने में। उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत है ये ससुरे पीताम्बर सेठ को। अच्छा याद दिलाया। मैं भी उसके बारे में बहुत सुन रहा था। सुना है वो दूसरों को भी हमारे खिलाफ भड़का रहा है। और नहीं तो क्या, बूढ़े को कुछ ज्यादा ही पंख लग गए हैं। पैर कबर में लटके हैं, लेकिन मुंह बहुत चल रहा है। लगता है कि अब उसके पंख काटने पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, अगर वो ज्यादा ही उड़ रहा है तो एक काम करते हैं, उसको उड़ा देते हैं। मुझे उड़ते हुए शिकार करने में ही बड़ा मजा आता है। सही वक्त पर ऐसा वार करूंगा ना कि हिल भी नहीं पाएगा। तुम्हारे फैसले पर भला सवाल कौन कर सकता है? और नहीं तो क्या, पहले शहर के काम निपटा लो, फिर उस बुढ़े को देखता हूँ। चंदा नहीं देगा वो, बड़ा आया, बहुत बढ़ गया है ना। ठीक है। मुरली के शहर जाने की खबर सुनकर पीताम्बर गांव छोड़ने का फैसला करता है। जान के डर से बिमला भी मान जाती है, लेकिन आस्था और शारदा इस फैसले से खुश नहीं थीं।
बस कुछ ही दिन में सालाना परीक्षा शुरू होने वाली है और अब हमें गांव छोड़ना पड़ रहा है। कितना बड़ा नुकसान है मेरे लिए। मुरली जैसे इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बिखर गई, वरना हम सालों से चैन से जी रहे थे। बहुत समझाया मैंने पापा को, लेकिन उनमें वो हिम्मत ही नहीं कि मुरली का सामना करे। गांव के सारे पुलिस वाले भी पैसे खाकर चुप हैं। जब कानून ही बिक चुका है, तब आम आदमी क्या कर सकता है। इस गांव की मिट्टी, इसके रास्ते मैं इन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्या पता अब की बार जो जाएं, फिर कभी लौटना हो या ना हो। नहीं जानती कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पहचान भी शायद खो जाएगी। बहुत डर लग रहा है। सबसे बड़ी चिंता है, अगर हमारी पढ़ाई बंद कर दी गई तो फिर हमारा क्या होगा। उम्मीद है पापा ऐसा नहीं करेंगे। हम जहाँ भी रहें, पढ़ाई जरूर चालू रहेगी। कम से कम इसी भरोसे से दिल को संभाले हुए हूँ। हो सकता है आज रात या कल कभी भी भागना पड़े। जिंदगी में कितनी उथल पुथल मच गई है। जब से मुरली के पिता गांव के मोरल बने हैं, तब से सब कुछ बिगड़ गया। लूट पाट, धमकी, हत्या, कुछ भी आम हो गया है। कोई दिन तो ऐसा आएगा जब मुरली को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। क्या उस दिन हम इस गांव में रहेंगे? उसी शाम आस्था और शारदा अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाती हैं, जबकि पीतांबर और बिमला घर के सामान समेट रहे थे। तभी मुरली और पराश वहां आ धमकते हैं। अरे 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 तुम लोग, अरे तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? रुको रुको, अरे अरे रुक जाओ। देख रहा हूँ चुपचाप भागने की तैयारी चल रही है। ये गांव छोड़कर कहाँ जाने की सोच रहा है रे बुड्ढे? है? अरे तमीज से बात करो। मैं कहीं भी जाऊँ वो मेरा फैसला है। तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं टांग अड़ाऊंगा नहीं, मैं टांग तेरी छाती पर रखूंगा साले। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन बकाया का चंदा दीजिए। बिना चंदा दिए भागने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये बात तो बिल्कुल पसंद ना आई मुझको। और मुरारी भाई का पैसा हड़प कर भागना चाहते हो? सोच लिया था कि हमें भनक भी नहीं लगेगी। ज्यादा बातें मत बनाओ। अगर जाना है तो पैसे देकर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे देखो, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए जान बचाने के लिए गांव छोड़ना चाहता हूँ। दया करो मुझ पर, दया करो। ये गरीबी की कहानी ना तू किसी और को सुना बुड्ढे। ठीक ठाक कमाता है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो पैसे देने में क्यों तेरी जान जा रही है? चल निकाल। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। हम बड़ों के जैसे विनती कर रहे हैं और तुम बेशर्मी से पैसे मांग रहे हो। मुरली का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। क्रोध में आकर वो चाकू निकालता है और बिमला और पीतांबर दोनों की हत्या कर देता है। फिर लाशों को वहीं छोड़कर भाग जाता है। रात को आस्था और शारदा अपने दोस्तों को विदा करके जब घर लौटती हैं, तो अपने माता पिता की लाश देखकर जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ तक कि शारदा तो होश ही खो बैठती है। होश में आने के बाद वो आसपास के लोगों को बुलाती है। कल ही तो हम इस गांव को छोड़ने वाले थे, सब कुछ पीछे छोड़ने वाले थे। ऐसा कौन दुश्मन था जिसने हमें ये बड़ा नुकसान दे डाला? हमारी इस दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई नहीं था। अब हम जिंदगी भर के लिए अकेले हो गए। शाम को माँ से लड़ झगड़ कर निकली थी। कभी नहीं सोचा था कि लौटकर ये दृश्य देखने को मिलेगा। हे ऊपर वाले, हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी? क्यों हमें तबाह कर दिया? अगर हमें जरा भी अंदाजा होता कि घर लौटकर ये देखने को मिलेगा, तो हम कभी नहीं जाते। हम माँ बाप को बचा नहीं पाए। माफ कर देना हमें। आस्था और शारदा के विलाप से वहाँ मौजूद हर किसी का दिल भारी हो गया। सभी उन्हें दिलासा देने की कोशिश करते हैं,
शारदा सदमे में बार बार बेहोश हो रही थी। फिर पुलिस आकर लाशों को अपने साथ ले जाती है। अब क्या करेंगे दीदी, इस दुनिया में हमारा तो कोई अपना नहीं रहा। हम माँ बाप को नहीं बचा पाए, लेकिन उनके कातिलों को ढूंढ निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम खुद ही खोजेंगे कि ये जघन्य काम किसने किया। तू सही कह रही है दीदी, जिसने भी किया हो, अगर वो सामने आ जाए तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। गुस्से में होश खो बैठना ठीक नहीं। कोई ना कोई जरूर होगा जो हमारी मदद करेगा। हमें शांत दिमाग से इसका पर्दाफाश करना होगा। इतने दुख भरे माहौल में भी दोनों बहनें दृढ़ निश्चय करती हैं कि माँ बाप के कातिलों को किसी भी हालत में ढूंढ निकाला जाएगा। गुस्से में पीतांबर की हत्या करके भाग तो गए, लेकिन मुरली के मन में डर बैठ गया था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी हत्या नहीं की थी। वो और परेश गांव छोड़कर किसी और जगह छिप जाते हैं। अरे कितनी बार तुझसे कहा था कि हर वक्त गुस्से में चाकू निकालना बंद कर। अब देख तूने क्या कर डाला। अरे कुछ ही दिनों में गांव में मुखिया का चुनाव है। अगर पिता को पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो वो मुझे जान से मार देंगे। बिल्कुल मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर गांव वालों को पता चल गया कि इसके पीछे तेरा हाथ है तो तेरे पिता को कोई वोट नहीं देगा। अरे यार अब डांट मत, कोई समाधान बता, समाधान। मैं इस झमेले से कैसे निकलूं ये बता। समस्या तो मुझे भी पता है। हर बार तू कुछ मुसीबत करता है, फिर मुझसे ही मदद की उम्मीद रखता है कि रास्ता निकालूं। अभी तेरे पिता को कुछ नहीं बताया जाएगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा, समझा? अबे अगर उन्हें ना बताऊंगा तो मुझे इस मुश्किल से निकालेगा कौन? जितना हम डर रहे हैं वैसे उतना डरने की बात है नहीं। अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है कि हत्या हमने की है। गांव के लोग जानते ही हैं कि हम बाहर हैं, बस। हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अगर सबको लगे कि हम गांव में ही नहीं थे तो हम पर शक नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा। सुबह होते ही हम गांव लौटेंगे और ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये तेरा जो चाकू है ना, उसे यहीं कहीं जमीन में गाड़ दे, बस। ये हुई ना बात। अगर हम सुरक्षित हैं तो पिताजी के चुनाव में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये लो भैया, बच गए। खुद को निर्दोष साबित करने और सब कुछ छुपाने के लिए वो हर तरह की तैयारी करने लगे। आस्था और शारदा ने पूरे गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन कुछ दिन बाद भानु नाम का एक लड़का दावा करता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। भानु, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए हमारे माँ बाप के हत्यारों को ढूंढ निकालना सबसे ज़रूरी है। जो कुछ भी तुमने देखा या जानते हो, हमें निडर होकर बताओ। हम वादा करते हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मैं तुम्हारा दुख देख नहीं पा रहा। बात यह है कि सरदा, जिस दिन पीतांबर काका और विमला काकी की हत्या हुई, उसी शाम मैंने मुरली और उसके साथी परेश को तुम्हारे घर से बाहर निकलते देखा था। मुझे शुरू से मुरली पर शक था, लेकिन सब कह रहे थे वो शहर में था, इसलिए मैं यकीन नहीं कर पाई। अगर भानु हमारा साथ दे तो हमें न्याय मिलना आसान होगा। अगर तुम मेरी सुरक्षा की गारंटी दे सको तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। परेश और मुरली को पता चल जाता है कि भानु ने उनके खिलाफ पीतांबर और बिमला की हत्या के मामले में पुलिस के सामने गवाही दी है। ये सुनते ही वो दोनों भानु को रास्ते से हटाने की योजना में जुट जाते हैं। अरे यार, हमने तो सोचा था कि हम सुरक्षित हैं, इसलिए गांव लौट आए, लेकिन उस ससुरे भानु ने हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। सुना है कि उसने आस्था और सरदा के साथ मिलकर पुलिस के सामने हमारे खिलाफ गवाही दी है। अरे यार, ये कहाँ से निकल आते हैं लोग बाग। उस दिन जब हम हत्या करके घर से निकले थे ना,
शायद उसने हमें देख लिया था। अगर उस वक्त ही मिल जाता तो साले को वहीं निपटा देते। एक और खून होता और क्या होता। क्या कहूँ, तुम्हारे पिता हमसे बहुत नाराज हैं। अगर ये बात पूरे गांव में फैल गई तो उनके चुनाव पर असर पड़ेगा। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया है। अरे मैं भी क्या कहूँ, मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर ये बात गांव में फैल गई तो पापा अगली बार मुखिया नहीं बन पाएंगे, ये फिर तय है। और अगर तुम्हारे पापा मुखिया नहीं बन पाए तो पुलिस को तुम्हें पकड़कर ले जाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। हाँ, वही तो, ये सब ससुरा उस भानु की वजह से हुआ है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ गवाही देने की। साले को तो मैं। इससे पहले कि ये सब बातें पूरे गांव में फैले, हमें एक और कदम उठाना होगा। भानु, आस्था और सरदा, इन सबको रास्ते से हटाना होगा। क्या कहता है? अरे पहले 2 हत्याएं करके हम मुश्किल में हैं, और अब तू कह रहा है कि 2 हत्याओं से बचने के लिए 3 हत्या और करे। कहां से सीखता है रे ये तू सब उपाय हैं? अरे अगर हमने उन्हें नहीं हटाया तो पूरी सच्चाई गांव में फैल जाएगी और फिर तुम्हारे पापा का चुनाव तो गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पापा को कोई नुकसान हो। हाँ तो बस हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो मैंने तुझे बता दिया है। अब तू बता क्या करना है। भानु सो रहा था, लेकिन उनके आने की आहट से वो जाग उठा। सामने उन्हें देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, अरे तुम लोग इस वक्त यहाँ? दरवाजा तो बंद था, अंदर कैसे आए? हमें देखकर क्या तेरी जान निकल गई? देखो तो सही, पैंट गीली हो गई क्या? मुरली को अंदर आने के लिए दरवाजे की जरूरत नहीं होती। एक रास्ता बंद हो तो वो 100 रास्ते बना लेता है। सुना है तो पुलिस के सामने हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है। आस्था और सरदा का गवाह बनकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्यों रे? इतने साल हमसे फायदा उठाकर अब हमारे खिलाफ बोल रहा है। मुझे माफ कर दो मुरली दादा, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब आस्था और सरदा का साथ नहीं दूंगा। कसम से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से जाकर कह दूंगा मैंने जो बोला वो सब झूठ था। मैंने आस्था और सरदा के बहकावे में बोला। सही में मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। सिट्टे पट्टे टाइट हो गए ना तेरे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, जो होना था हो चुका। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। मैं वादा करता हूँ मैं गांव छोड़ दूंगा, कभी वापस नहीं लौटूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बहुत हो गया, परेश पकड़ इसको। पुलिस के कुछ सिपाही समय पर वहां पहुंच जाते हैं और मुरली और परेश को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। आस्था और शारदा को न्याय मिला। वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित थीं। तभी आस्था का मौसेरा भाई प्रणव उनसे मिलने आता है। प्रणव दादा, तुम आज अचानक? मम्मी पापा के अंतिम संस्कार के बाद तो कभी आए ही नहीं। हाँ, जब भी इस घर में आता हूँ पीताम्बर मामा और विमला मामी की यादें सामने आ जाती हैं। बहुत दर्द होता है, इसीलिए कभी आ नहीं पाया। हमें न्याय मिल गया दादा। नए दरोगा बाबू और हमारी मेहनत से हम माँ बाप के हत्यारों को सजा दिला पाए। मैं ना आ सका, लेकिन सब जानता जरूर था तुम्हारे माता पिता धन्य है जो तुम्हारे जैसी बेटियां उन्हें मिली। पूरे गांव में तुम्हारी बहादुरी की मिसाल दी जा रही है। माँ बाप ने हमेशा सच का साथ दिया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनके हत्यारों को सजा दिलाना हमारा फर्ज था। तुम्हारी वजह से गांव मुरली और उसके बाप के आतंक से आजाद हुआ है। लेकिन अब आगे क्या होगा? हम अपना भविष्य कैसे संवारें, यही समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसी का हल देने आया हूँ। ये जमीन के कागज हैं जो पीताम्बर मामा ने खरीदे थे। साथ में 10 लाख की बीमा राशि भी छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये सब तुम्हें दे दूं। ये सब जानकर आस्था भावुक हो जाती है। 1 साल बीत जाता है।
पीताम्बर द्वारा खरीदी गई जमीन पर छोड़े गए 10 लाख रुपए से आस्था और शारदा एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं। देख शारदा, किस्मत कैसे बदल गई। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जिनके होने से ये सफलता और भी खास हो जाती, वही हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल दीदी, पिछले 1 साल की मेहनत और लगन का ही नतीजा है ये हमारा रेस्टोरेंट। अगर माँ और पापा आज जिंदा होते तो हमारी ये सफलता देखकर उन्हें कितना गर्व होता। जब तक माँ पापा थे, हमारे हिस्से में सिर्फ तंगी और तकलीफ ही थी। आज जब हम बेहतर जिंदगी जीने लायक हो गए हैं, तब वो हमारे बीच नहीं है। एक अफसोस हमेशा रहेगा कि माँ पापा हमारे ये अच्छे दिन नहीं देख पाए। जब वो थे, तब हम छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस करते थे, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। आज समझ में आता है कि माँ बाप के बिना दुनिया कितनी कठिन है। मैं दुआ करती हूँ कि इस दुनिया के सभी माँ बाप हजारों साल जिए। ऊपर वाला किसी भी बच्चे से उसके माँ बाप को इतनी जल्दी न छीने। अब हमें और भी मेहनत करनी होगी इस बिजनेस को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए। हमें बीते समय की छाप से निकलकर अपना भाग्य खुद लिखना होगा। बिल्कुल सही कहा तूने, हम एक दूसरे की ताकत हैं। हम दोनों बहनें मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारे इस नए रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा जाए। जिनकी मेहनत की कमाई से ये रेस्टोरेंट खड़ा हुआ है, माँ और पापा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। आज की ये खुशी, ये सफलता, सब कुछ मैं माँ पापा को समर्पित करती हूँ। वो दोनों अपने नए रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करने लगती हैं।